अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज जो हमारा पेपर हम करने लगे हैं ये है मॉडल पेपर 8 है और ट्रस्टेड आइटम बैंक का है। इससे पहले हम 7 कर चुके हैं, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो उनको देख लें, एक रूटीन बन जाएगी और एक समझ आ जाएगी कि सवाल किस तरह के आते हैं। ये हैं तो बहुत पुराने के मॉडल पेपर्स, लेकिन चूँकि कहीं ना कहीं हमारी रिवीजन हो रही होती है तो हमें सारे करने चाहिए। पहला है द प्रोसेस ऑफ करेक्टराइजिंग एंड अप्रेजिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन एजुकेशनल प्रोसेस इज नॉन एज, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर पेपर को लेना, जैसे ना पेपर को लेना, पेपर को अप्रेज करना, उसको चेक करना, उसको नंबर देना, उसको एक्नॉलेज करना, ये सारा जो प्रोसेस क्या कहते हैं, एवेल्यूएशन होता है, एजुकेशनल एवेल्यूएशन। ये जब हम एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं तो एवेल्यूएशन यही हम चेक कर रहे होते हैं किसी का जो है वो उससे नंबर एक देना, उसको स्टूडेंट को अप्रेज करना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो एजुकेशनल एवेल्यूएशन इसका ठीक आंसर होगा। स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड, यानी रिलायबिलिटी पहले आपको पता हो क्या है, फिर रिलायबिलिटी की टाइप्स जो हैं उसके अंदर जो है ना, पहली हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो ये कौन सी रिलायबिलिटी होती है? स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, ये पहली हमारी उसकी किस्म है। थर्ड है विच टाइप ऑफ एवेल्यूशन इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। कौन सी जो एवेल्यूशन है जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम, यानी जब आपको बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ नहीं आ रही, कोई जो प्रॉब्लम उस डिफ़िकल्टी लर्निंग के अंदर आई है उसको देखना, इसको डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन बोलते हैं। फोर्थ है विच टाइप ऑफ एवेल्यूशन इज डन ड्यूरिंग स्टडी। कौन सी एवेल्यूशन जो है ड्यूरिंग स्टडी, यानी जब जब वर्ड आ जाए ड्यूरिंग का, प्रोग्रेस का, तो ये हमारे पास होती है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन होती है। फिफ्थ है द मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस। अब देखो मॉनिटरिंग की बात आ गई है, मॉनिटरिंग साथ में साथ चल रही होती है ना, फिर प्रोग्रेस की बात आ गई है, फीडबैक टू रीइंफोर्स एंड करेक्ट लर्निंग एरर, ये सारी चीज़ें ये फॉर्मेटिव होती हैं। ड्यूरिंग, प्रोग्रेस, लर्निंग के दौरान, मॉनिटरिंग, इस तरह, यानी एक टीचर पढ़ा रहा है और उसे पढ़ाने के दौरान बच्चों को असेस करता है कि ईदर दे आर अंडरस्टैंडिंग मी आर नॉट, तो ये फॉर्मेटिव एवेल्यूशन हो जाएगा। Six, which type of evaluation is done at the end of the program? Is a summative evaluation, the evaluation that is done at the end of semester, at the end of a year, at the end of specific period of time, specific learning of a content, एक कंटेंट के बाद जो है हम लर्निंग कर रहे होते हैं, इसे हम summative evaluation बोलते हैं। 7, which type of evaluation determine the student prerequisite skill to begin instruction। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, असेसमेंट है, एवेल्यूएशन है कि जो प्रीरेक्विजिट है किसी, देखिए जब आपने अपने बच्चे को डॉक्टर एमबीबीएस के लिए भेजना है तो एमबीबीएस के जाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। और वो टेस्ट जो है उससे क्या बोलेंगे हम, वो जो प्लेसमेंट टेस्ट बोल रहे होंगे कि प्रीरेक्विजिट है कि उस, अगर बंदा ये टेस्ट दे लेता है इट मीन ही इज़ एलिजिबल फॉर एमबीबीएस, और ये इस बच्चे में इतनी सलाहियतें हैं कि ये एमबीबीएस कर जाएगा। इस तरह ही कैट होता है, गैट होते हैं, गरी का टेस्ट होता है, आइलट होता है, ये इस तरह के डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है। 8 है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस विच इंटरप्रेट एन इंडिविजुअल रिलेटिव स्टैंडिंग इन सम नॉन ग्रुप। सम नॉन, देखो बात हो रही है यहाँ पे कंपैरिजन की, कि मैयर ऑफ परफॉर्मेंस, हमने जो परफॉर्मेंस एक बच्चे किया उसको मैयर करना है विद इंटरप्रेशन इंडिविजुअल रिलेटिव, यानी उस बच्चे की इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को रिलेटिव स्टैंडिंग इन सम नॉन ग्रुप, किसी और ग्रुप के साथ, किसी नॉन ग्रुप के साथ। यानी जब बात आ जाए कंपैरिजन की, जब किसी दो चीज़ों के आपस में तकाबली जायजे की बात आ जाएगी तो हम नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट की तरफ जाएंगे, और जब एक स्टैंडर्ड को मीट करना हो उसको हम क्राइटेरिया, मेजर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सर्टेन क्राइटेरिया, एक खास क्राइटेरिया के ऊपर जो है, अगर आप देख रहे हैं किसी बंदे के साथ, किसी नॉन ग्रुप के साथ, किसी और इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा कंपैरिजन, बल्कि उसका एक स्टैंडर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया रिफ्रेश टेस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन इज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट, तो जो समेटिव एवेल्यूएशन है इसका क्या है, द पर्पस ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन क्या है, तो इसका हम ये देखते हैं कि जो हमने कोर्स कंटेंट बच्चे को पढ़ाया है कि उसको आता भी है कि नहीं आता, यानी एसेंशियल ऑफ कोर्स कंटेंट, इससे हम ये पता चलता है कि वो जो कोर्स कंटेंट था उसके ऊपर बच्चे की कितनी ग्रिप है।
डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेस्ट, यानी ये कैसा कौन सी चीज़ है जिसमें टेस्ट को एडमिनिस्टर करना यानी लेना, टेस्ट को स्कोर करना, टेस्ट को इंटरप्रेट करना, सारी चीज़ें किस में आती है? टेस्टिंग में आती है ना। टेस्टिंग, टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है और टेस्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट को चेक करते हैं, टेस्ट को नंबर देते हैं, टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं, तो ये टेस्टिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट मे बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ असाइनिंग नंबर्स और सिंबल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज पीपल इवन और अदर थिंग अकॉर्डिंग टू, यानी यहाँ पे देखो बात कर समझो कि वो कह रहा है कि आप किसी भी जो है ना मेजरमेंट कर रहे हैं और नंबर असाइन करते हैं, सिंबल या कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, किसी भी बच्चे को आप नंबर दे रहे हैं कोई भी, तो आप किस तरह नंबर देंगे? तो आप उसको प्रॉपर जो रूल्स डिसाइड हैं, पेपर एक बार चेक कर रहा हूँ तो जो पेपर के रूल डिसाइडेड हैं, जो मुझे बताया गया है कि इस पेपर के इतने क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को मद्देनज़र रख के ही जो है मैं वो कर रहा हूँ। तो जो इस तरह पेपर चाहे होते हैं कि जिसके अंदर एक प्रॉपर क्राइटेरिया हमें फॉलो करना होता है, रूल्स रेगुलेशन, ये रूल्स ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इन विच मेथड क्राइटेरिया और फिक्स, कौन सा मेथड जिसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो फिक्स होता है? ये परसेंटेज है, यानी जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40% वाला पास है, ये क्राइटेरिया बन गया है और सारे जो 40% से अबव नंबर लेंगे वो पास होंगे। तो यहाँ पे जहाँ परसेंटेज होती है एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है। 14 है विच इज़ नॉट टिपिकली अ वेरिएबल कंसीडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट, किसी टेस्ट की क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी चेक करनी है। अब इसके अंदर किसी शख्स की तरह तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, तो ये पर्सनैलिटी होगा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये तो हम चेक करते हैं कि कितना रिलायबल है, कितना वैल्यूएबल है। लेकिन कंप्यूटर की बात हो रही है एवेल्यूएट करने की, तो पर्सनैलिटी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। विच टेस्ट इज डिसाइड टू बी एडमिनिस्ट्रेड टू वन पर्सन एट अ टाइम, वो टेस्ट जो एक टाइम में एक बंदे से ली, जैसे इंडिविजुअल टेस्ट बोलेंगे सिंपल है। द टेस्ट हैविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्कोरिंग क्राइटेरिया नॉन है, वो टेस्ट जिसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, जिसके अंदर ये नहीं कि उसको नंबर कम मिल सकते हैं, ज़्यादा मिल सकते हैं, यानी जो बंदा भी चेक करेगा उसको उतना ही नंबर देगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बोलते हैं इसको। विच टाइप ऑफ टेस्ट टिपिकली कंप्राइजेज 2 कॉलम, जिसके 2 कॉलम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैचिंग एक्सरसाइज, किसे बोलते हैं? मैच। सॉरी, एक साइड पे हम जो रख रहे होते हैं वो हमारे होते हैं प्रीमाइजेज, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास होते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है। तो मैचिंग होता है जहाँ 2 कॉलम की बात होगी तो वो मैचिंग टाइप टेस्ट होंगे। 18 which test require the student to match a series of response with correspondence atom in stimulus list, वो जहाँ पे हमें मैच करना है सीरीज ऑफ इधर से उधर, तो वो क्या होता है? मैचिंग एक्सरसाइज होती है। अ लिस्ट ऑफ 3 or more choices, कहाँ 3 या 3 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, उसे हम मल्टीपल चॉइस एटम बोलते हैं। शॉर्ट आंसर किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर हमें प्रॉपर जो है वो कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। तो शॉर्ट आइटम जो थे, यानी शॉर्ट आंसर जिसके अंदर हम कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई नंबर या कोई सिंबल वगैरह लगाते हैं और वो हमें उसके से हमारा वो हल होता है। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की ये कम्प्लेक्स टाइप है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक सब्जेक्टिव के साथ भी हो सकता है कि उस बंदे को करने सिमिलर जो सिनोनिम आपने इस्तेमाल किया वो उसको अच्छा ना लगे। तो ये ग्रोनलैंड ने इसकी बात की थी, किसने बात की थी? ग्रोनलैंड ने ये बात की थी। काम चेक करो, 22/77 लिखा हुआ। Curriculum is interpreted to mean all the organized course activities and experience which students have under the direction of, ये simple definition है curriculum की, ये हिल्दा टाबा ने दी थी कि जो curriculum है ये basically जो है वो organized course activities हैं, experience है जो स्कूल में टीचर्स की गाइडेंस के साथ जो है वो हो रही होती है। हिल्दा टाबा है। लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर होता है, यानी जब आपकी लर्निंग तभी होगी जब आपका बिहेवियर जो कैसा पिटा बिहेवियर है वो आपका चेंज हो जाएगा। Which of the following is the outline of the content called, ये सिलेबस होती है, आउटलाइन हमारी होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये सिलेबस होता है। कंपोनेंट करिकुलम के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे ऑब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, एवैल्यूएशन, 4 हमारे पास होते हैं। मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज, वो हमारे करिकुलम मॉडल जो किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में सारे करिकुलम मॉडल यूज़ हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड प्राइमरी लेवल पे हो रहा है, सब्जेक्ट बेस्ड हमारा कॉलेज लेवल के 8 सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। इंटीग्रेटेड, ये भी हमारे साइंस सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ हैं जहाँ पे हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम भी हो रहा है। इंटीग्रेटेड करिकुलम ये होता है कि जब आप बुक्स को इकट्ठा कर देते हो, यानी एक ही बुक के अंदर आपने फिजिक्स भी डाल दी है, केमिस्ट्री भी, मैथ, साइंस भी बायोलॉजी भी डाल दिया। वो जो 8वीं की फिजिक्स होती थी, साइंस होती थी कि 5 चैप्टर फलां के, इस तरह करके जो मिक्सअप होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम बोलते हैं।
25 द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान। जो सेकेंडरी लेवल पे करिकुलम, तो ये करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना जो होता है ना, ये नेशनल करिकुलम कमेटी का काम है। बेसिकली जो करिकुलम है ऊपर नेशनल करिकुलम कमेटी इसको बनाती है, आगे पॉलिसी चेंज करने का, इम्प्लीमेंट करने का फैसला करती है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज़हीन फ़तीन होते हैं, उनका IQ लेवल 140 होता है, एवरेज का 90 से 110 होता है, सुपीरियर का 110 तक 130 तक 40 वही समझ चलते हैं। द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ये जो स्कूल होता है ना, ये सोसाइटी का मिरर होता है, वहाँ पूरे सोसाइटी के बच्चे होते हैं और सब अपने सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो जो कोई ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी में फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, सारे तरह के फिजिकल। ऑन्टोलॉजी रियलिटी को देखती है कि मेटाफिजिक्स की बहन है। और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलप टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर लर्नर। बेसिकली करिकुलम जो बनाया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, जो उसकी फाउंडेशन की जा रही है, ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? स्टूडेंट के लिए, उसकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए, उसकी नेचर को देखते हुए सब कुछ बनाया जा रहा होता है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन सोसाइटी को देखती है। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड ये कंटेंट। जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है, इसका फोकस होता है कंटेंट पर। इतना कंटेंट है, इसको पढ़ा दिया जाए, बच्चे इसको रट्टा लगा रहे हैं एसेंशियलिज्म और की तरह। फ्रेमवर्क अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए करिकुलम इज करिकुलम डिज़ाइन, यानी एक फ्रेमवर्क जब आएगी बात तो आपने डिज़ाइन की तरफ जाना। अच्छा जी, उसके बाद है नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड। ये जहाँ नॉलेज को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, से सब्जेक्ट सेंटर बोलते हैं। प्रेयर प्लानिंग भी सब्जेक्ट सेंटर के, यहाँ पे पता हो कि टीचर ने ये पढ़ाना है, उसका वो सब्जेक्ट सेंटर हो तो वो उसके अगले दिन प्लानिंग करके आ सकता है। एक्सप्लेनेटरी मेथड जो होता है, ये होता है, ये भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाता है। ब्रॉड फील्ड भी सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी कहा जाता है। रूट लर्निंग जो होती है, रट्टा सिस्टम, वो भी सब्जेक्ट सेंटर के अंदर ही होता है। टीचर ट्रेनिंग लेस इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट सेंटर के अंदर टीचर ट्रेनिंग की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, उस्ताद ने आना है यहाँ से यहाँ तक पढ़ा देना है। वेज करिकुलम में बहुत थिंकिंग अब जॉन डेवी एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की बात करता है। वेज करिकुलम में प्राइमरी क्लास या इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना वो हमारे पास 8वीं तक जो है वो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, बल्कि अब 10वीं तक हो रहा है। इंटीग्रेटेड से बात यह है कि कुछ हर तरह से थोड़ा थोड़ा मवाद इकट्ठा करके एक पूरी बुक जामे जो है बुक बना दी जाती है, वो हो गया। डेवलपिंग ए करिकुलम एट हायर लेवल एंड एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल। हायर लेवल के ऊपर करिकुलम बनाया जा रहा होता है, इसे सेंट्रलाइज्ड करिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड करिकुलम बोलते हैं। तो थकावट भी हो रही है मुझे अभी से, अभी तो 43 हुए। अच्छा जी, देखते हैं, ख़त्म करते हैं किसी तरह। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम? इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर हमारी जो बुक्स है ना वो कम हो जाती है, यानी जब आपने साइंस मैथ इन चीज़ों को या मुख्तलिफ सब्जेक्ट को एक इकट्ठा कर दिया तो बुक्स तो कम हो जाएंगे ना। कॉग्निटिव प्रोसेस का ताल्लुक ना हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ है। यानी एक बंदा है, उसको पढ़ने का शौक जागता है, उसका दिमाग उसको इसके ऊपर आमादा करता है, उसके इमोशन बिलीफ उसको आमादा करते हैं, उसको काज और फेलियर को बताते हैं और वो फिर मोटिवेट होता है, तो इंट्रिंसिक होगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस और फेलियर, वो किसी को और को देखते हैं कि यार उसमें ये खूबियां हैं, खामियां हैं, ये इंट्रिंसिक होती है, जो हमें खुद से किसी को देख के उभार रहे होते हैं। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कंडक्टेड। यानी जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरह आपको समझ आ रही है, यानी जो मेरा पढ़ाना है ये क्या है, मेरा टीचिंग स्टाइल है, ये क्या है? स्टाइल है। अ लार्ज हाईली विजिबल पैड ऑफ पेपर दैट रिवील्स पॉइंट बाय पॉइंट द मेजर इश्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ आपने ये करना है कि अभी आप इंटरनेट गूगल के ऊपर आपने फ्लिप चार्ट लिखना है। फ्लिप चार्ट ये होता था कि एक बड़े से ना, यानी वाइट पेज है बड़ा सा, पहले मेरा एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, बोर्ड के सामने बड़ा सा पेपर लगा हुआ है, फिर मैं वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। पहले स्टेप पे ये बेटा हम ये करेंगे, फिर मैंने उसको पेज को फोल्ड कर दिया, फिर दूसरा स्टेप, फिर फोल्ड पे, यानी जैसे कॉपी की तरह डायरी होती है, लेकिन वो बड़ा पेज होता है और जहाँ व्हाइट बोर्ड की तरह टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, टीचर या किसी गाइडर या इस तरह समझ ले, तो वो वाला होता है फ्लिप चार्ट। अभी आपने इंटरनेट से देख लेना, आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो बड़ा सा होता है और विजिबल पैड होता है, पेपर होते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हम तरतीब के साथ चल रहे होते हैं। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू यूज अ विजुअल एड।
ऐड क्या होती हैं बेसिकली, यहाँ पे ये बहुत से सवाल ऐड के इसमें शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे ऐड का मतलब ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो कि चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है अगर आप दे रहे हैं तो क्या पूरी, जब आप कहीं पे सारी एडवर्टाइजमेंट देंगे यार, कुछ बोलना भी होगा, कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए, कुछ उसके अंदर जो है वो स्पीच भी होनी चाहिए, कोई बात भी होनी चाहिए, किसी शक्ल नहीं होनी चाहिए। तो ये लीव एड विजिबल टू द ऑडियंस थ्रू आउट द स्पीच। भाई मुकम्मल स्पीच के दौरान ऐड ही चल रहा हो, फिर बंदा तो चुप रहेगा, वो तो बोलेगा नहीं। नहीं, मैं कोई ऐड आपको दिखाता हूँ कि यार मैं आपको ये ऐड समझा रहा हूँ, ऐड आपको नज़र आ रहा है लेकिन मैं आपको कोई चीज़ नहीं बोल रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या हो जाएगा कि वो ये लीस्ट सूटेबल होगा। ठीक है। एनी विजिबल डिवाइस डेट अ स्पीकर एम्प्लॉयड टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई द मैसेज फॉर द ऑडियंस इज कॉल्ड। ये विजुअल, जहाँ पे स्पीकर बोलता कोई नहीं है लेकिन स्पीकर दिखाता है और क्लैरिफाई करता है अपने ऑडियंस को, इस तरह की चीज़ होती है, ये विजुअल ऐड होता है। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस, जो मटेरियल क्लास में या ऑडियंस को दिया जाता है उसे हैंड आउट कहते हैं। हैंड आउट यानी ये हैंड आउट से ये नोट्स तकसीम कर दें तो ये हैंड आउट होता है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक जो होती है क्या कहते हैं? अब इसको ट्रांसपेरेंसीज, आप अगर आप वैसे देखें तो आप तो कहेंगे कि वो जो शफाफ होती हैं जिनकी दूसरी साइड में नजर आता है। तो देखो जो कंप्यूटर जनरेटर होती हैं, मैंने कंप्यूटर के ऊपर एक पिक्चर जनरेट की है, तो क्या वो थ्रू आउट कंप्यूटर के ऊपर वही पिक्चर रहेगी? नहीं, मैं अब पिक्चर को मैंने साइड में कर दिया, मैं फिर और काम कर रहा हूँ। पिक्चर बैक पे खड़ी है, आगे और कोई और काम कर रहा हूँ, मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया, उसको मिनिमाइज कर दिया। यानी ट्रांसपेरेंसीज होती हैं जो कंप्यूटर के ऊपर हैं, तो उसकी हमें आर पार ये उसके ऊपर बहुत से बन सकते हैं। कंप्यूटर वाली जो चीज़ें होती हैं जनरेटर होती हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। गुड टाइम टू यूज विजुअल ऐड तब यूज करना चाहिए जब आपके पास अल्फाज कम हो, जब बच्चे समझने के लिए तैयार हों, जब वर्बली आप जो है ना वो उस चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ को वर्बली समझा नहीं सकते, तो उस वक्त आप उसको ऐड दिखाएं, बी ऑप्शन ठीक होगा। 53 है, which type of graph would you use to depict differences in sets of figure during the same or brief time span? देखिए मैं आपको कैसे बताऊं, मैं थोड़ा बता देता हूं इधर से, ये चीज़ें आपको जो है ना टाइम तो लेंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास है, ठीक है। अब इसके पास मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। यहाँ पे नीचे जो है वो मैं टाइम रख देता हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। इस तरह कर दिया। यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर। अब बच्चों देखोगे, अब जब आपको कह रहा है वो बात क्या कर रहा है कि जब टाइम, अब मैंने 2 मिनट के ऊपर मेरा रिस्पांस आया था तो मैंने 2 वाला शो कर दिया, 1 के ऊपर कुछ नहीं था वो नहीं शो किया, 4 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर है, मैंने शो कर दिया। यानी वे टाइम हम शो कर रहे हैं और वो बता रहा है कि फिगर कि कितना वो चार्ट आगे गया, वैल्यू का और टाइम का बता रहा है। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा बार ग्राफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, चार्ट मैप्स एंड ड्राइंग डेट आर कॉपीड ऑन शीट और एसीटेट। तो चार्ट मैप्स एंड ड्राइंग डेट आर कॉपीड ऑन शीट्स ऑफ एसीटेट आर कॉल्ड। एसीटेट देखिए कंप्यूटर की तरह ही है, कंप्यूटर के ऊपर जो हम शीट चार्ट वगैरह बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी सी ही ऑप्शन होगा। विजुअल ऐड वो होती है कि जो हमें अब ऐड क्यों लगाना पड़ता है, यानी कोई चीज़ को वैसे भी तो बताया जा सकता है अल्फाज के साथ, लेकिन ऐड इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होते हैं और इसके अंदर वो हमें नई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। विजुअल ऐड विद द मेन पॉइंट फ्रॉम अ स्पीच आउटलाइन इज, वो ब्रीफ चार्ट होता है। विजुअल ऐड विद द मेन पॉइंट फ्रॉम अ स्पीच आउटलाइन इज ब्रीफ चार्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या मैं बात कर रहा हूँ, विजुअल ऐड विद द मेन पॉइंट फ्रॉम अ स्पीच आउटलाइन। तो विजुअल ऐड, हाँ विजुअल ऐड जिसके ऊपर यानी चीज़ें बताई गई होती हैं तो ब्रीफ, ठीक है, ऐसे इतना ही ठीक है, समझ आ गया। एक दो रीड कर लेना कि क्या चीज़ में क्या मैंने बात की है। A small recreation of an electric vehicle would be an example of, यानी मैं देखो एक बड़ी, मेरे पास मैंने GLI बनाई है गाड़ी बड़ी, और उसका एक छोटा सा मॉडल बना लेता हूँ, तो मॉडल होगा ना छोटा, जो छोटी चीज़ बनी होगी। Which of the following does not play a part in the speaker decision to use visual aid? विजुअल क्या ऐड क्या होता है जिनको हम देखते हैं, तो which of the following does not play जब बंदा जो है ना वो अगर तो द एड होल्ड द ऑडियंस अटेंशन थ्रू आउट द स्पीच, अगर उस स्पीकर की ज़रूरत ही कोई नहीं है कि अगर वो ऐड जो है ना वो उनकी अटेंशन ले लेता है। ऐड होता है इसी के लिए कि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, लोग उसकी तरफ तवज्जो करें। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्पीकर टू एम्प्लॉय विजुअल ऐड तब दिया जाए जब आपके पास एनफ अल्फाज ना हो उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। ये अल्फाज से ज़्यादा वो मुतासर कौन हो तब आप विजुअल ऐड दिखाते हैं। लिस्टिंग मेन आइडिया ऑन ए पोस्टर ऑफ एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ विजुअल ऐड है। मेन आइडिया, 1 मिनट,
जी अच्छा, लिस्टिंग मेन आइडिया ऑन अ पोस्टर इज एन रजिस्ट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ विजुअल एड। जो मेन आइडिया होता है यानी कुछ लिखना जो होता है ना उसके ऊपर, पोस्टर के ऊपर, इट मीन वो वर्ड और टेक्स्ट चार्ट, वो वहाँ पे जो आप ग्राफ चार्ट वगैरह बनाती हैं उसके ऊपर सारा तो नहीं लिखते जो आपने बताना होता है, कुछ मेन आइडिया को, मेन पॉइंट जो हेडिंग लिखते हैं तो वो वर्ड और टेक्स्ट चार्ट होता है जिसके ऊपर इस तरह ये लाइन बार पाई ये सारे ग्राफ की टाइप हैं। विच आर फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल। डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड कौन सा होता है कि जिसके ऊपर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बोर्ड के होते हैं तो कंप्यूटर जनरेटर है, इसके ऊपर तो आप चीज़ों को लिख के डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं समझा सकते, मोल्ड करके इस तरह नहीं कर सकते। चेंज इन बिहेवियर ये लर्निंग होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग ट्रू बाय डूइंग से, यानी एक्सपीरियंस वही होता है। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन, इंसानों के जो तजर्बात हैं ना यही बेसिक सोर्स है लर्निंग का। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, जिम्मेदार होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्कूल मस्ट बी द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज। स्कूल के ऑब्जेक्टिव हैं ये क्लास एक्टिविटीज और कंटेंट के बराबर। द गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन गोल क्या होना चाहिए? एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, ये सारी चीज़ एजुकेशन का गोल है। द एम्फसाइजेस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन, क्लास का जो जोर होना चाहिए ना वो स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल की ज़रूरत को ख्याल रखना, यही क्लास का असल गोल होना चाहिए। बट फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ से मिले? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव फिलासफी से मिलते हैं, फिलासफी बातें होती हैं, नज़रियात होती हैं, तो वहाँ से हमें फिलासफी मिल जाते हैं। बट कांट बी टाट, जो पढ़ाया नहीं जा सकता, जो वो जो रियल नहीं है वो पढ़ाया नहीं जा सकता, ये आइडियलिज्म वाले कहते हैं। जो पढ़ाया नहीं जा सकता वो रियल नहीं हो सकता, ठीक है। इन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन, प्रॉग्मेटिस्ट, प्रॉग्मेटिस्ट क्या कहते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। जो प्रॉग्मेटिस्ट की बात आ गई तो वो उस तरह। एग्जिस्टेंशलिज्म किसकी बात करते हैं? बच्चे अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, अपनी मोटिवेशन से बच्चे जो लर्न कर रहे होते हैं। डेटी बुक स्टूडेंट इंसाइट आर लर्निंग, वो बच्चे खुद ही जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस उनको इन्वोक कर रहे, कोई और चीज़ का दखल नहीं होता, टीचर्स का किसी और चीज़ का दखल नहीं होता। अच्छा, कुछ किताबें हैं इमाम गज़ाली की, अल-याक़ूतुल तावील ये गज़ाली ने लिखी, अस-सियासुल अलमी गज़ाली ने लिखी, फ़ातिहुल उलूम गज़ाली ने लिखी, कीमियाए सादत गज़ाली ने लिखी, इक़्तिसाद फ़िल इत्क़ाद ये भी गज़ाली ने लिखी, महकुन निसा गज़ाली ने लिखी। इब्न खल्दून 1332 में पैदा हुए, 1406 में उनकी वफ़ात हुई। असाबिया का कंसेप्ट जो है वो इब्न खल्दून ने दिया था। इब्न खल्दून का ज़्यादा काम जो है वो हिस्ट्री के ऊपर है और इब्न खल्दून हिस्ट्री की वजह से ही दुनिया के अंदर ज़्यादा मशहूर हैं। इब्न खल्दून जो है वो उन्होंने एक बुक लिखी थी मुकदमा, उसकी वजह से भी जो है ना वो बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा हु ऑप्टली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकानमी का फादर भी इसे कहा जाता है, इब्न खल्दून को कहा जाता है। और ये जो वार नेसेसरी इवल, जो जंग है ना ये एक बहुत बड़ी बुराई है और कोई भी कौम, कोई भी इससे बच नहीं सकते, तो ये इब्न खल्दून ने कहा था। और इब्न खल्दून जो है वो उसने ये एक वाला काम नहीं किया, तारीफ़, किताबुल इबार, हिस्ट्री ये उसने किताबें लिखी थी। ये सियासत नमा ये नहीं लिखी थी, खैर बदल ये रट्टा लगा लें। इब्न खल्दून एंड मिकीवेली, ये भी मेरे नए सवाल है। मिकाईवेली बोथ स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ फॉर कनेक्शन फैंड कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड, अच्छा द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी आपको स्पेसिफिक ग्रुप पॉपुलेशन का लेते हैं तो उसे सैंपल बोलते हैं, और स्पेसिफिक जो तरीक़ेकार है लेने का, यानी कि किस तरह से सैम्पलिंग बोल रहे होते हैं। जब आप जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने 15 पर ग्रुप लेने हैं, यानी 15 बंदे पर ग्रुप लेने हैं एक्सपेरिमेंटल के अंदर। और जब आप कर रहे हों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो तो आपने 20% लेने हैं। कितने लेने हैं? 20% लेने हैं। जब हम इक्वल चांस हो किसी भी बंदे को सिलेक्ट होने का, कोई भी हो सकता है, तो ये रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, यानी लकी ड्रॉ जैसे होता है। और जब हम सैंपल ले रहे होते हैं कि सेम प्रोपोर्शन, यानी जो सैंपल सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी और एक तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है कि 10 बंदे हैं तो उनमें से 2 हो जाएंगी जी, 5 औरतें हैं तो उनमें से 1 हो जाएगी, इस तरह करके जो हो रहे होते हैं इसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। जहाँ पे हम ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं उसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। और जहाँ पे हम nth नंबर यानी इंटरवल के बाद हर 4 के बाद 5वां बंदा, हर 6ठा बंदा, दूसरी इस तरह करके ग्रुप की प्रॉपर एक हम nth नंबर कह रहे होते हैं और इसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। मिनिमम साइज डिस्क्रीन 20 बात हो गई है। प्री टेस्टिंग पायलट टेस्टिंग को बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो काम ठीक हुआ कि इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए। अरिथमेटिक के अंदर जो एवरेज होता है उसको मीन बोलते हैं। 2 हमारे पास मीडियन होता है, ये जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है दरमियान वाला, और जो हमारे पास ज़्यादा दफ़ा आता है उसे हम मोड बोलते हैं। ये तो कुछ सवाल कोई समझ ना आए तो बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।